नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भारत में आईएस नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत 4 राज्यों में 13 गिरफ्तारियां। पठानकोट में टैक्सी ड्राइवर की हत्या के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। रोहित वेमुला की मौत की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन का ऐलान। प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना। हैदराबाद, दिल्ली समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर का बयान। कहा, जनप्रतिनिधियों की साख बचाना सबसे बड़ी चुनौती। कम से कम 60 दिन काम करें विधानसभा में। अच्छी योजना और सुधारों के बलबूते भारत रहेगा वैश्विक मंदी से अछूता। दावोस में वित्त मंत्री का बयान। चीन की मंदी को बताया बड़ी चुनौती। और 2 दिन की भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार में राहत। सेंसेक्स में 473 अंकों का उछाल, रुपया 39 पैसे मजबूत। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र की खुदकुशी के मामले में दुख जताया है। लखनऊ में दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री रोहित वेमुला का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। इस बीच सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करने का ऐलान किया है, जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। हैदराबाद विश्वविद्यालय ने रोहित के परिजनों को 8 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हालांकि विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध आज 5वें दिन भी जारी रहा। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। लखनऊ में भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो रोहित वेमुला का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। माँ भारती ने अपना एक लाल खोया, कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। इस बीच हैदराबाद यूनिवर्सिटी से दौरा करके लौटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम की रिपोर्ट के आधार पर एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले की जांच करने वाला ये आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। जुडिशियल कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है और यूनिवर्सिटी या सरकार का कोई उस पर दबाव नहीं है, लेकिन कोई भी बात स्मृति जी ने ऐसी नहीं कही जो किसी को हर्ट करे। आज उन्होंने उनके परिवार के लोगों से बातचीत की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को रोहित वेमुला की मां से फोन पर बातचीत भी की। लेकिन उधर हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर विरोध प्रदर्शन दिल्ली और देश के कई और शहरों में जारी है। राजनीतिक दलों के हैदराबाद पहुंचने के क्रम में शुक्रवार को जेडीयू के नेता वहां पहुंचे। विपक्षी दल सरकार के केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय के साथ विश्वविद्यालय के वीसी को पद से हटाने की मांग पर कायम है। लोकतंत्र में ये उम्मीद करी जाती है कि देश में जो विभिन्न परिस्थितियां बनती है उस पर सरकार गंभीरता से देखे और कार्रवाई करे। अगर इस तरह का अड़ियल रवैया अगर सरकार रखती है, प्रधानमंत्री रखते हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी मांग है जिनके खिलाफ केस दर्ज हैं उनको उनके पदों से हटाया जाए। श्रीमती स्मृति ईरानी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए और जुडिशियल इंक्वायरी की हम मांग करते हैं। इस बीच पुलिस ने छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के पहले लिखी चिट्ठी को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला ने रविवार को हॉस्टल में खुदकुशी कर ली थी। रोहित सहित 5 दलित छात्रों को बीते 1 साल कुछ छात्रों से विवाद के बाद विश्वविद्यालय से सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद गुरुवार को चारों छात्रों का निलंबन वापस ले लिया गया था। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर दिनेश सिंह जी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविज़न पर। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पूरा मैं कहूँ कि घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि आप एक संस्थान के साथ जुड़े रहे हैं, आपकी नज़र में शुरुआती तौर पर क्या ऐसा दिखता है कि जिसके चलते ये मामला इतना आगे तक गया जो शायद रुक सकता था?
ये देखिए, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जितने भी तथ्य हैं वहाँ उनसे मैं तो बहुत कम तरीके से परिचित हूँ। हम्म। तो एकदम उसके संदर्भ में मैं कोई बहुत ही स्पष्ट रूप से बात कह पाऊंगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, परंतु मैं अपने अनुभवों के आधार पे जी कुछ बिल्कुल। कहना चाहता हूँ हम्म। तो शायद इस पे भी कुछ प्रकाश प्रकाश डाले। देखिए, जो मैंने देखा है कि जो उच्च शिक्षा की संस्थाएं हैं, इनके अंदर आज भी कई प्रकार की समस्याएं हैं उन छात्रों को लेकर जो बहुत पिछड़े वर्ग के हैं, गांव के हैं, शेड्यूल कास्ट हैं। उस तरह के बच्चे जब आते हैं शहर में, हम्म। तो उनको तमाम प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं तो असंख्य बार ऐसे छात्रों से मिला हूं जो बड़े मुश्किल से 5-6 बच्चे एक कमरे में ठूस के रहते हैं, हॉस्टल्स नहीं होते हैं। हम्म। अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, ये हिंदी मीडियम से आते हैं या रीजनल लैंग्वेज से आते हैं। साथ में खाने के लिए भी, क्योंकि शहर महंगा होता है और इनको पढ़ाई भी करनी होती है, तो आर्थिक दशा ऐसी है कि पूरी तरह से इनको पोषण भी नहीं होता। तो ऐसे संदर्भ में बच्चे का मनोबल तो वैसे ही टूट जाता है। हम्म। और संस्थाएं इस बात को लेकर सतर्क नहीं है, सजग नहीं है। जब मैंने कार्यकाल संभाला था यहाँ, तो एक और समस्या थी यहाँ की, सारे शेड्यूल कास्ट बच्चों को एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसीजर में डाल दिया गया था। सारे देश भर के जितने आते थे एक जगह वो एकत्रित किए जाते थे और एक के बाद एक कई दिन तक उनको क्यू में खड़े रहना पड़ता था। और एक के बाद एक उसको कॉलेज अलॉट होता था, और बच्चा अगर ईस्ट दिल्ली रह रहा है तो उसको वेस्ट दिल्ली का कॉलेज मिल जाए, जबकि बगल वाले कॉलेज में सीट खाली है। हम्म। कोई डेटा नहीं था। तो बच्चों को तमाम तरह से दिक्कतें होती थी। ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई था क्योंकि मनपसंद विषय नहीं मिलता है। जी। और फिर साथ में ये सब होने के साथ साथ उस बच्चे को और तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसके पास पुस्तक नहीं रहती है और संस्था कोई इस तरह को लेकर सजग नहीं थी। जी। लेकिन हम भी पूरी तरह से सफल तो नहीं हुए, लेकिन जो कुछ कदम उठाए वो तो उस ओर हमने देखा कि ड्रॉप आउट रेट घट गया, बच्चे को मनपसंद विषय मिलने लगा। और हमने समितियां बनाई जिसमें शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे और भी थे टीचर्स के, जी। और जी। हर कॉलेज में भी थे, और एक सेंट्रलाइज्ड टीम थी, वह भी हर तरह से देखती थी। मैं इसी पॉइंट पे उसके आना बाद चाह रहा था मैंने दिनेश जी, जो देखा आपने कि बात काफी कही स्थिरता आई है। कि एक बड़ा जो घटनाक्रम होता है और जो तमाम मैं कहूँ कि समाज से जो लोग हैं जो कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जिसकी आप शायद तस्दीक करें कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बदल चुका है। अलग अलग तबकों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से वहाँ पर छात्र पहुँचते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन था वो बदला है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर समितियाँ हैं या फिर जो प्रोफेसर्स हैं, उनका रवैया या वो उस स्ट्रक्चर के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह दिखती है। क्या वाकई आप यकीन करते हैं? जी, मैं मानता हूं। देखिए, एक होता है कि आप जानबूझकर कोई भेदभाव करें, हो सकता है वह अब ना होता हो, कानून भी सख्त हैं और उसके अलावा लोग सजग हैं इसको लेकर। लेकिन एक होता है इनडिफरेंस, कि आपने कोई सहानुभूति दिखाई नहीं, कुछ उसकी और कुछ संवेदनशील नहीं रहे, तो वो एक स्टडीड इनडिफरेंस हो जाता है, उससे भी बहुत हानि होती है। यहाँ प्रोएक्टिव होना बहुत आवश्यक है, हर बिल्कुल। प्रकार से प्रोएक्टिव। और दूसरा एक चीज़ जो दिनेश जी, क्या वाकई ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस दखल की बात हो रही है, यानी कि जिस हस्तक्षेप की बात हो रही है, राजनीतिक हस्तक्षेप कहें या फिर अघोषित तौर पर सरकार का, क्या आपको लगता है कि वो भी थोड़ी सी स्थिति को कॉम्प्लिकेट करता है, स्थिति को कहीं ज़्यादा मैं कहूँ कि मुश्किल में डालता है? देखिए, यहाँ कुछ औपचारिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ। जी। अगर कोई लिखता है मंत्रालय को, तो मंत्रालय भी प्रतिबद्ध है कि उसको वो आगे फॉरवर्ड करे संस्था को और उससे कुछ कमेंट टिप्पणी मांगे। हम्म। यहाँ तक तो मुझे इसमें कोई ऐसी गड़बड़ी दिखती नहीं है। परंतु अब इसके पीछे क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, और कैसे होता है कौन जानता है। हम्म। यहाँ देखिए, इसको भी लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि
जो शिक्षा की संस्थाएं हैं उनके जो एक्ट है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का एक्ट है पार्लियामेंट का, उससे फिर कुछ स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस भी बने हुए हैं। जी। ये अपने में सक्षम है संस्था की सुरक्षा के लिए। ऐसा कोई बाहरी प्रभाव आता भी है और सरकार से आए ना आए, देखिए व्यक्ति विशेष से कभी कभी आ जाता है, कहीं से भी आ सकता है। जी बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा कि सरकार के किसी मंत्रालय से ही आता हो, कभी कहीं से आ सकता है। वहां इस संस्था के अंदर ये जो कानून बने हैं, नियम बने हैं, प्रक्रियाएं बनी हैं, ये आपस में मिलाकर काफी सक्षम है संस्था की सुरक्षा करने के लिए। तो वहां संस्था को चाहिए कि मजबूत बनी रहे, बाहरी प्रभाव से इस तरह से हिल न जाए, डगमगा न जाए। बिल्कुल, यानी कि अपनी रीढ़ मजबूत करके वो खड़ी रहे अपने नियमों के हिसाब से जो उसके मार्गदर्शक के तौर पर सामने होते हैं। एक आखिरी सवाल सर, एक जो और बात कही जाती है कि जो संगठन या फिर जिस तरीके से छात्र बदल रहे हैं, बदलते हुए सामाजिक परिवेश और बदलती हुई दुनिया के बीच में अलग अलग मुद्दों पर अलग तरह की बहस वो करते हैं, बहस के लिए मैं कहूँ कि एक मंच भी दिखता है। क्या कहीं ऐसा होता है कि जो छात्र संगठन है, जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के साथ, अलग अलग दलों के साथ जुड़े रहते हैं, सत्ताधारी दलों के संगठनों को लेकर विश्वविद्यालय के अंदर थोड़ा सा कहीं मैं कहूँ कि लिवरेज उनको रहता है, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने या उनको अनुशासन में बांधने को लेकर कहीं कोई थोड़ी सी आपको लगता है कि मुश्किलात होती हैं? ये भी देखिए, मैं फिर यह बात दोहराऊंगा कि ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर संस्था अपने में बरकरार रहे, मजबूत बनी रहे, टिकी रहे, क्योंकि जब तक आप नियम का पालन करेंगे तो आपका क्या बिगड़ेगा। थोड़ी बहुत कठिनाइयां आ सकती हैं, कहीं से नाराजगी भी हो सकती होगी, लेकिन अगर आप प्रक्रियाओं को नियमानुसार चलते हैं, उनका पालन करते हैं, तो आपका क्या बिगड़ेगा। तो ये हो सकता है। देखिए, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि एक इंस्टीट्यूशनल सेंस पे कभी गवर्नमेंट प्रभाव डाले, कोई व्यक्ति विशेष कभी कर भी ले, तो अगर आप अपने रास्ते पे ठीक चल रहे हैं तो मुश्किल है ये होना, और होता भी है। तो जो भी सत्ताधारी पार्टी है, उसके साथ जुड़े दल थोड़ा अपने को ज्यादा सक्षम महसूस करते होंगे जी। लेकिन एक और चीज है, देखिए, यह स्वाभाविक है कि विश्वविद्यालय में जहां इतने छात्र पढ़ते हैं, राष्ट्र की समस्याओं को लेकर उनको भी सजग रहना और उसके साथ कुछ विचार विमर्श करते रहना, डिबेट्स होना, ये सब वाद विवाद थोड़ा बहुत हो तो बुरा नहीं है, लेकिन सीमा के अंदर हो, सीमा के बाहर न जाए। इसमें हर राजनीतिक दल को भी एक भूमिका निभानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, वक्त देने के लिए और अहम मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस पहुंचे और वहां पर उनके बाद उनका ये 5वां, मैं कहूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद दौरा रहा। उन्होंने दिव्यांगों को इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग एड बांटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की चिंता सामाजिक जिम्मेदारी है और इसके लिए अगर सरकार को नियम कानून बदलने होंगे तो वो भी होगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले वाराणसी से दिल्ली के लिए नई ट्रेन महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन कई खास सुविधाओं से भी लैस है। वाराणसी के बाद प्रधानमंत्री ने लखनऊ में भी कुछ कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रधानमंत्री के साथ लखनऊ में सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये सरकार गरीबों को समर्पित है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो। और फिलहाल एक ब्रेक उस पार कुछ और बड़ी खबरें। हटे डिवाइडर, टूटे बस स्टैंड, 8 साल बाद सुकून की सांस। देखिए RSTV विशेष BRT पर हथौड़ा, आज शाम 7:30 बजे। NIA ने आज देश भर से इस्लामिक स्टेट के 13 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां कर्नाटक, हैदराबाद, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हुई हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए पूरे देश में सुरक्षा कड़ी है। NIA की कार्रवाई को इसी
एक मैं कहूँ कि रणनीति के हिस्से के तौर पर भी देखा जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को आईएस से हमदर्दी रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने देश भर से 13 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का दावा है कि इनके पास से 42 मोबाइल फोन और विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं। केंद्र सरकार इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रही है। ये दर्शाता है कि हम लोग कितने एक फोकस तरीके से अपना कदम उठा रहे हैं और इससे देश के लिए एक सुरक्षा का माहौल, एक सुरक्षित देने का जो हमारा कमिटमेंट है देशवासियों को, उस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। ये गिरफ्तारियां कर्नाटक, हैदराबाद, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हुई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई में रहने वाले मुनबीर मुश्ताक को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वो संगठन की भारतीय शाखा का अमीर है। उसके पास से 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक मुश्ताक को भारत में धमाके और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ಎನ್ಐಎನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. इस बीच दिल्ली पुलिस ने पठानकोट से एक टैक्सी के गायब होने का अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक 3 लोगों ने पठानकोट से टैक्सी किराए पर ली, जिसके बाद बुधवार को हिमाचल के कांगड़ा जिले में ड्राइवर का शव बरामद हुआ, जबकि कार और तीनों लोग लापता हैं। पुलिस ने कार का नंबर जारी कर लोगों से इस बारे में जानकारी भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच संदिग्धों के परिजनों ने तमाम आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। पुलिस को फेसबुक में शेयरिंग करने का मामला इनके पास था, उसके लिए रात लेकर के आए। अभी पूछताछ की, मुझे बताए कि इसने जो है फेसबुक में शेयरिंग किया, बस इतनी सी बात है। He was doing his Arabic grammar course. He was actually arranging for the classes and maintaining the attendance in a paper. They actually were asking, I just heard about that paper. What is this? Who are these people? He said the names are here, the numbers are also here. So you can call them. They are always available because we are all students. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विधायी निकायों की बैठकों के दिन बढ़ाने पर जोर दिया है। गांधीनगर में हो रहे लोक पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों की साख बचाने को सबसे बड़ी चुनौती बताया। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन समेत 27 विधानसभा अध्यक्ष और 24 उपाध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को गांधीनगर में पीठासीन अधिकारियों के 78वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में संसदीय परंपरा से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करके समाधान तलाशने की कोशिश हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन कम से कम 60 दिन और बड़े विधानसभाएं 90 दिन चलें ताकि सार्थक वाद विवाद हो सके। उन्होंने सांसदों और विधायकों को बेहतरीन सूचनाओं से लैस करने पर भी जोर दिया है। अपोजिशन कहे अपनी बात, बिल्कुल कहे, ताकत से कहे, मगर ये दोनों का तालमेल बिठाते हुए हम किस तरीके से बात करें, ये थोड़ा सा हमें देखना है। और जनमानस में अगर हमारी कोई कम प्रोडक्टिविटी की इमेज बन रही हो तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष गणपत सिंह बसावा ने कहा कि अलग अलग विचारधाराओं के बाद भी संविधान साथ चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के बीच आपसी संवाद पर भी जोर दिया। बदलते समय में जनता ने अपने प्रतिनिधियों से अपेक्षा बढ़ रही है। ऐसे गतिशील माहौल में देश की विधायी संस्थाओं और उनके पीठासीन अधिकारियों के मध्य विचार विनिमय हेतु आपसी संवाद और सहयोग का स्थापित होना बहुत जरूरी है। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कहा कि समाज में कई बदलाव आए हैं, इससे लोकतंत्र में पारदर्शिता की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। तू मैं से देश नहीं चलता है, देश साथ साथ मिलकर चलता है। इसके लिए संविधान एक ऐसी शक्ति है जो हमें साथ साथ मिलकर चलना सिखाती है। सम्मेलन में नए सदस्यों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। साथ ही संसदीय समितियों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में वैसे तो कई सवाल उठे, लेकिन चर्चा मुख्यतः 2 बिंदुओं पर केंद्रित रही। पहली, जनप्रतिनिधियों की साख को कैसे बरकरार रखा जाए और दूसरा, सदनों के कार्यदिवस को कैसे बढ़ाया जाए। इस पर कल भी चर्चा जारी रहेगी।
कैमरामैन नीलेश के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, गांधीनगर। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ सीटों पर चुनावी तालमेल कर सकती है। गोगोई का बयान AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की पेशकश की थी। राज्य में इसी साल चुनाव होने हैं और AIUDF का राज्य की 34% से अधिक मुस्लिम आबादी में अच्छा खासा जनाधार है। Yes, I am going alone also. There is no going of the Mahajut. But all along I have been talking of understanding. Understanding among all the parties. Those who are opposed to the communalism, at least the secular party, I say you just see that nobody votes for BJP. That is Mahajut. नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ खुफिया दस्तावेज केंद्र सरकार कल सार्वजनिक करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ट्वीट कर कहा था कि ये दस्तावेज नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को सार्वजनिक किए जाएंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार भी कुछ दस्तावेज सार्वजनिक कर चुकी है। सरकार ने अब इन 100 फाइलों की डिजिटल प्रतियों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इन फाइलों को सुलभ कराने के लिए लंबे समय से मांग हो रही है। नेताजी के परिजन भी इस मामले पर कई बार प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। सरकार नेताजी से जुड़ी फाइलों को उनकी 119वीं जयंती पर सार्वजनिक करने जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने इस कदम का स्वागत किया है। राजधानी में शुक्रवार को विश्वविद्यालय से लेकर छात्र साल स्टेडियम तक चौथा कार फ्री डे मनाया गया और दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों विधायकों ने इस साइकिल रैली में हिस्सा लिया। इन लोगों ने दिल्ली वासियों से अपनी कार छोड़ साइकिल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की भी अपील की। राजधानी के दिल्ली विश्वविद्यालय से छत्रसाल स्टेडियम के बीच शुक्रवार को चौथा कार फ्री डे मनाया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साइकिल चलाकर जनता से एक दिन साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील की। लोगों को अच्छा लगता है, कार के बिना चला जा सकता है और दिल्ली में ऑड इवन करके लोगों ने दिखा दिया कि कार से महत्वपूर्ण लोगों की सेहत है, कार की लग्जरी से महत्वपूर्ण आने वाली पीढ़ियों की सेहत है। कार फ्री होने के बावजूद साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम, निजी गाड़ियां ज्यादा दिखाई दी। और बहुत कुछ करना है, ये शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हमें इसे और बढ़िया करना है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देखिए वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, खराब हो गया है, कोई उसको यूज़ नहीं करता है, उसके ऊपर मलबा पड़ा रहता है, पार्किंग करते हैं, तो इसको ठीक करना चाहिए। दिल्ली में वैसे तो इससे पहले 3 कार फ्री डे हो चुके हैं, लेकिन 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन नियम लागू होने के बाद ये पहला कार फ्री डे है। ऑड इवन से आम लोगों में प्रदूषण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी थी। ऑड इवन 15 दिन के लिए था तो साइकिल रैली हर महीने में 1 दिन होती है, जिसके लिए दिल्ली की जनता सहयोग भी देती है। लेकिन दिल्ली की जरूरत है बढ़ते प्रदूषण को कम करने की, जिसके लिए सरकार को इवेंट बेस्ड प्रोग्राम कम लेकिन कोई ठोस कदम उठाने की बेहद जरूरत है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत आर्थिक सुधार और बेहतर योजनाएं बनाकर वैश्विक मंदी से बच सकता है। दावोस में उन्होंने PTI से कहा कि चीन और अमेरिका में मंदी से भारत निपटने में पूरी तरह सक्षम है। वित्त मंत्री के मुताबिक 2001, 2008 और 2015 में भी भारत ऐसी चुनौतियों से निपट चुका है और तब के मुकाबले आज अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छे हालात में है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन की मंदी को लेकर तेल और खनिज उत्पाद करने वाले देश खासे परेशान हैं और इस वजह से कई देशों से रकम निकालकर दूसरे देशों में निवेश की जा रही है। 2 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार ने आज छलांग लगाई। शुक्रवार को सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला और आखिर में 473 अंकों के साथ ये 24,436 पर बंद हुआ। निफ्टी 146 अंक चढ़कर 7,422 पर बंद हुआ। बुधवार और गुरुवार को सेंसेक्स में करीब 518 अंकों की गिरावट आई थी। आज सरकारी कंपनी गेल के शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी रही। और अब देखते हैं एक नज़र देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर।
बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार को खुलासा किया कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अंतरिम अध्यक्ष का पद स्वीकार करने के लिए वो तैयार हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उन्होंने मौजूदा अध्यक्ष गजेंद्र चौहान से पद छोड़ने का आग्रह भी किया था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के अमोदपुर में एक घर में हुए बम धमाके में 2 भाइयों की मौत हो गई। मरने वाले शेख हफीजुल और शेख तारिक हुसैन तृणमूल कांग्रेस के समर्थक थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई में एक एसयूवी कार से फुटपाथ पर सो रहे 5 लोग घायल हो गए। इसमें 4 महिलाओं समेत एक बच्चा भी शामिल है। आरोपी अमीन यूसुफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति राय के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अवमानना नोटिस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 25 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में होने वाली पेशी से भी छूट देने से इनकार कर दिया है। राय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GN साई बाबा पर एक लेख में न्यायपालिका की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के BSP विधायक राजूपाल की हत्या की जांच CBI से कराने के आदेश दिए हैं। 2005 में राजूपाल की हत्या हुई थी। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने ये याचिका दायर की थी। कोर्ट ने CBI को 6 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस याचिका में BCCI में सुधारों पर जस्टिस RM लोढ़ा की रिपोर्ट लागू करने का आग्रह किया गया है। शाहरुख खान और सलमान खान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में दायर याचिका पर दिल्ली की अदालत ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की है। दोनों अभिनेताओं पर एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान मंदिर में जूते पहनकर जाने का आरोप है। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों से उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को मुलाकात की। उपराष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात में उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की। इन बच्चों को गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। 2 बच्चों को मरणोपरांत ये सम्मान मिलेगा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के समुद्र तट पर एक रेस्तरां में कार बम धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने हमला करने वालों में से 4 लोगों को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ लिया है। IS के संगठन अल-शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मिस्र के प्राचीन गिज़ा पिरामिडों के पास बम विस्फोट में 7 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल हो गए। ये विस्फोट उस समय हुआ जब सोमवार को वर्ष 2011 में हुई उस क्रांति की वर्षगांठ है जिसने पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को अपदस्थ कर दिया था।